beta, +1 students. So today we are going to start with the new chapter, that is chapter 8, cell, the unit of life. है ना? You have studied cell in class 9 also. पढ़ा है ना क्लास 9 में? तो सेल क्या है? सेल लाइफ की सबसे छोटा यूनिट है. सेल के अगर पीसेस कर दिए जाए, सेल के कंपोनेंट्स अलग अलग कर दिए जाए, सेल मेम्ब्रेन अलग कर दो, माइटोकॉन्ड्रिया अलग कर दो, क्लोरोप्लास्ट अलग कर दो, तो मुझे ये बताओ कि क्या कोई पार्ट इंडिपेंडेंट रह सकता है बच्चों? यस और नो? नहीं रह सकता. तो सेल का कोई जो सब यूनिट है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता. बट जब वो सारे यूनिट जुड़कर एक एंटिटी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सेल. एक इंसान से एक फैमिली नहीं बनती, ठीक है? जब बहुत सारे रिलेटेड ह्यूमंस जो है जुड़ के इकट्ठे रहते हैं तब फैमिली बनती, ठीक है? और एक उसका एक एग्जिस्टेंस, एक वो यूनिट होता है. इसी तरह से सेल जो है उसके कंपोनेंट्स अलग अलग जो है वो रह नहीं सकते. जब वो इकट्ठे मिलते हैं तो एक लिविंग स्ट्रक्चर बनता है सेल. इसका मतलब है कि लाइफ का सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल. सेल से छोटा कुछ भी लिविंग नहीं है, ठीक है? सो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट structural and functional unit of life. Nothing smaller than cell is living. ठीक है? No component of the cell has its individuality, has its individual survival. So, is anything smaller than cell is living? No. Nothing smaller than cell is called as living. Is any component of cell can live independently? We say no. No component of the cell, if separated from the cell, can live independent. No, it cannot live independent. ठीक है? So what is cell? Cell is the smallest structural and functional unit of life. पहले सुनेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है? तो अब हिस्ट्री ऑफ सेल क्या है? क्या सेल किसने देखा, सेल में क्या देखा, क्या नहीं देखा, वो हम थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे, ज्यादा तो नहीं है, तो बहुत बड़ी है. तो रॉबर्ट हुक, ये आपने 9th में भी पढ़ा है. ये देखो एक बहुत, मेरा मतलब ग्रेट चीज है कि भाई बायोलॉजी की बहुत सारी डिस्कवरीज कुछ मैथमेटिशियंस ने की है. हम अगर ये सोचे ना कि अब जो मैथमेटिशियंस है वो बायोलॉजी, वो तो ये कहते हैं बायोलॉजी बेकार की चीज है, बायोलॉजी रट्टा है, फला फला. बट बायोलॉजी में मैक्सिमम डिस्कवरीज, जब आप +2 में जाके जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मेंडल पढ़ेंगे, तो मेंडल वाज आल्सो ए मैथमेटिशियन, ठीक है? जिसने जेनेटिक्स का जो है ब्रांच ऑफ साइंस डिस्कवर की, जेनेटिक्स क्या है, जीन्स क्या है. इसी तरह रॉबर्ट हुक, ये याद करने की जरूरत है, मैंने सिर्फ एक ही बताया है कि ही वाज ए मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट, ठीक है? और ही फर्स्ट ऑब्जर्व, उसने क्या किया? कॉर्क. कॉर्क आपको पता है बेटा? कॉर्क आजकल वो दवाइयों की बॉटल्स तो चलती नहीं है जिसमें कॉर्क लगाया करते थे, बट यू मस्ट हैव सीन रेड वाइन, ठीक है? आपने वैसे रेड वाइन की बोतल देखी हो या कभी मूवीज में वो देखा हो, तो रेड वाइन के ऊपर एक लकड़ी का ही पार्ट होता है, वो जिससे उसको बंद, ऐसे ढक्कन नहीं होता है घुमाने वाला, मेटालिक नहीं होता है, वो एक ऐसे कॉर्की स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क, है ना? और ये प्लांट क्वेर्कस स्यूबरस एक प्लांट है, उसकी बार्क से बनता है कॉर्क, ठीक है? तो उसने क्या देखा? उस कॉर्क की थिन सी स्लाइस ली और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. तो उसने क्या देखा बेटा? मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ. उसने ऐसे तो ऐसे चैम्बर्स देखे और उसने इन चैम्बर्स का नाम रखा सेल्स. एक्चुअल में ये सेल्स नहीं, आप अगर देखोगे ध्यान से तो सेल्स तो बेटा ये है, ये अगर हम बात करें सेल तो ये है, बट हुए क्या कि जो कॉर्क है वो डेड है, ठीक है? जब इन सेल से कॉर्क बना तो ये सेल्स ने अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर दिया, तो सेल्स श्रिंक हो गए, जिसके कारण उनके बीच के स्पेसेस बढ़ गई. तो ही ऑब्जर्व स्मॉल चैम्बर, जिसको उसने सेल्स का नाम दिया.
हम जो बात करते हैं जिस सेल की, उसने वो सेल नहीं देखे थे, उसने क्या ऑब्जर्व किया था? ही एक्चुअली ऑब्जर्व इंट्रासेलुलर स्पेसेस, जो सेल्स के ये वाली स्पेसेस या ये वाली स्पेसेस, उसने ये स्पेसेस एम्प्टी चैम्बर्स ऑब्जर्व किए थे। तो इंट्रासेलुलर स्पेसेस एंड नॉट सेल्स, नॉट एक्चुअली सेल्स, उसने सेल्स नहीं देखे। एज कॉर्क इज डेड, उसके सेल्स तो थे ही नहीं, वो तो सेल्स उसके डेड है, तो श्रिंक हो चुके हैं, वो तो दिख ही नहीं सकते थे। बट ही पब्लिश्ड हिज स्टडीज, उसने जो उसने देखा किया, ही पब्लिश्ड हिज स्टडीज इन हिज बुक माइक्रोग्राफी। ठीक है, तो अभी भी हम क्या कहते हैं कि द टर्म सेल इट वाज कॉइन्ड बाय, हम ये नहीं कहेंगे कि उसने सेल देखे, नहीं, तो उसने सेल तो नहीं देखे थे, बट द टर्म सेल इट वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। उसके बाद आया बेटा लुईन हॉक ने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया। उस टाइम माइक्रोस्कोप की भी एवोल्यूशन चल रही थी, तो उसने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें उसने रेन वाटर देखा। रेन वाटर में उसने बैक्टीरिया देखे, रेन वाटर में उसने प्रोटोजोन्स भी देखे। उसके बाद उसने स्पर्मेटो, रेन वाटर में तो नहीं है ऑब्वियसली, है ना, ही ऑल्सो ऑब्जर्व स्पर्म्स, ह्यूमन गैमीट्स, मेल गैमीट्स, नॉट ह्यूमन बट एनिमल या किसी के भी मेल गैमीट्स को बोल देते हैं spermatozoa. So he observed bacteria, protozoa, spermatozoa means sperms, male gametes, RBCs, etc. ये सब उसने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखे। तो फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा? ल्यूइन हॉक ने देखा, रॉबर्ट हुक ने नहीं। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, he observed nucleus in the root cells of orchids. ऑर्किड्स बेटा बहुत ही सुंदर से प्लांट्स है, ठीक है, हमारे कहाँ पे ग्रो करते हैं? असम में, सिक्किम में, यहाँ पे ग्रो करते हैं, ईस्ट इंडिया में ग्रो करते हैं। तो उनकी रूट सेल्स में उसने क्या देखा कि सेल के अंदर जो है एक टिपिकल सा डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर है विच वाज न्यूक्लियस। उसके बाद परकिंजी ने क्या कहा? ये नहीं कि सेल के अंदर जो लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस है वो उसे पता नहीं था, वो पहले से ही देखा हुआ था, बट उसको पहले क्या बोलते थे? सार्कोड। पर किंची ने क्या किया? he only coined the term protoplasm for jelly like substance of the cell which was earlier called as sarcode, जो पहले sarcode जिसको कहते हैं। तो this was the history of the cell, somewhat, जो थोड़ी सी मैंने अभी बताई है history of cell, जो आपको लिखनी है, so you can note down this। ठीक है, ये हमने किया था हिस्ट्री ऑफ सेल, समथिंग सम साइंटिस्ट्स who discover different components of the cell. Then we come to cell theory. पहले आप बिल्कुल समझेंगे और फिर लिखेंगे, अभी पेन नीचे रखें। जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी में सेल के बारे में बताया गया, सेल क्या है, ऑर्गेनिजम्स में सेल्स की क्या रोल है, तो वो सेल थ्योरी है। एंड इट वाज jointly proposed by दो साइंटिस्ट थे बेटा, Matthias Schleiden and Theodor Schwann in 1839. It was jointly proposed by Matthias Schleiden जो था, he was German botanist. Botanist means he worked on plants. And Schwann, German zoologist. जो श्लीडन था, श्लीडन ने बहुत सारे प्लांट्स को डिस्कस किया, बहुत सारे प्लांट्स को देखा, ऑब्जर्व किया, एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट different cells of the plants
gets organized to form tissues. ये मेन उसकी ऑब्जर्वेशन थी, टू फॉर्म टिश्यूज। ये मेन ऑब्जर्वेशन थी। बाकी उसने क्या देखा कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल्स जो है दे गेट ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यूज, द सेल्स हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक न्यूक्लियस, लाइक क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, ये सब श्नीडन ने देखा। बट मेन इसकी ऑब्जर्वेशन थी कि द सेल्स gets accumulated to perform specific function called to form a specific structure called as tissue. उसके बाद Schwann ने observed many animal cells. He observed that each animal cell, मेन ऑब्जर्वेशन की बात करें बेटा, बाकी तो बहुत कुछ देखा होगा, बट मेन ऑब्जर्वेशन थी कि each animal cell is covered by plasma membrane. Each animal cell, it is covered by plasma membrane. फिर उसने बेटा he studied plant cells also, कि plant cells में क्या है, तो what he observed that cell wall is the unique character. Why unique? Because it is not present in any of the animals. इसलिए हमने कहा unique character. Cell wall is the unique character of plant cells. Later on, they jointly propose cell theory. अभी हम cell theory की बात ही करेंगे. But the cell theory जो इन्होंने प्रपोज की थी could not explain origin of cells. कि सेल्स आते कहां से हैं, नए सेल्स बनते कैसे हैं, तो ये नहीं वो सेल थ्योरी बता पाई ना, इन्हें पता चला। उसके बाद आया बेटा नेक्स्ट साइंटिस्ट आया रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बेटा 1855 में, बहुत टाइम बाद, 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वैसे हमें कितना लगता है कि इतनी सिंपल सी बात ही तो थी, इनको नहीं पता चला। बट एट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तो पता ही नहीं था, माइक्रोस्कोप्स इतने एडवांस नहीं थे। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चो ही प्रपोज्ड ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसको हम कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सेल लीनिएज थ्योरी। लीनिएज का मतलब है कि ये जो नया सेल आया इसका इंसेस्टर कौन था, ठीक है, इसकी लीनिएज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हम ये कहते हैं कि न्यू सेल्स दे अराइज फ्रॉम, इसका क्या मतलब है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, कहीं नए से नहीं आते हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। So new cells, they arise from pre-existing cells by division. पुराने सेल्स के डिवीजन से नए सेल्स आते हैं। ठीक है, तो करो ये पहले नोट करो। तो बेटा देख लो बेसिक फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, बेसिक फीचर्स ऑफ या फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी। तो फर्स्ट पॉइंट है, आप लिखते चलो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
all living organisms are composed of cells and its products. All living organisms are composed of cells and its products. नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सेल, चाहे प्लांट सेल है, चाहे एनिमल सेल है, चाहे कोई भी सेल है, every cell is covered by a membrane. Every cell is covered by a membrane and consists of jelly-like protoplasm, comma nucleus and various organelles. Then third point, all cells arise from pre-existing cells by cell division. All new cells are formed from pre-existing cells by cell division. Next point है all the activities of an organism are due to the activities of different type of cells. जैसे हम कह देते हैं कि ये मूवमेंट है तो ये मसल्स के कारण है, ठीक है, सोच रहे हैं तो हम न्यूरॉन्स के कारण सोच रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं तो हम फोटो रिसेप्टर्स के कारण देख रहे हैं. So all the activities of the organism are due to the activities of different type of cells. Next point है based on the specialized functions. Next point है based on the specialized functions, comma cells undergo modifications. Cells में modify भी हो जाता है. For example, cells undergo modification. For example, cell undergo modifications, different modifications. For example, RBCs lose their nucleus at maturity so as to accommodate maximum of hemoglobin. ये इसकी मॉडिफिकेशन, नहीं तो सेल में न्यूक्लियस तो होता ही है, बट क्योंकि उसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन था और उस फंक्शन को करने के लिए उसने अपना न्यूक्लियस लूज कर दिया. फॉर एग्जांपल आरबीसीज लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी. नेक्स्ट है the cell stores its genetic information. The cell stores its genetic, जो उसके सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो उसके फंक्शंस कंट्रोल करे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन in its genetic material, in its
genetic material which controls all the functions of the cell, which controls all the functions of the cell. This genetic material is passed from, this genetic material is passed from one generation to another generation. This genetic material is passed from one generation to another generation. एक और टर्म आ गई है यहाँ पे, all cells are totipotent. All cells are totipotent except highly specialized cells. मैं अभी बताऊंगी टोटिपोटेंट का क्या मतलब है. Except highly specialized cells. टोटिपोटेंसी मीन्स, टोटिपोटेंसी देखो बेटा हम क्या करते हैं, अभी आपने किया नहीं होगा बट आपने सुना जरूर होगा. हम क्या करते थे, करते हैं या कुछ, कि हमने प्लांट का कोई सा लीफ का छोटा सा पार्ट ले लिया है ना, या हमने स्टेम की टिप का छोटा सा पार्ट ले लिया और उसे टेस्ट ट्यूब में हमने आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल के हमने एक मीडियम बना लिया और वो प्लांट का छोटा सा पार्ट हमने उसके अंदर डाल दिया, ऑब्वियसली बाय सर्टेन प्रोसीजर. ठीक है, तो जो वो छोटा सा हमने पार्ट डाला था, लीफ का छोटा सा पार्ट, उसके जो सेल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया और मास ऑफ सेल्स बना. हमने फिर कुछ और एडिशनल न्यूट्रिएंट्स डाले तो उन मास ऑफ सेल्स ने फिर क्या बनाना शुरू कर दिया, डिफरेंशिएट करके रूट, स्टेम एंड लीफ बना दिया. इसका मतलब इसी तरह रूट के सेल्स डाल दो, स्टेम के सेल्स डाल दो, कोई से सेल्स उस न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दो, वो कई बहुत सारे पूरे पूरे प्लांट्स बना देंगे. इसका मतलब हर प्लांट सेल में एबिलिटी है एक नया प्लांट बनाने. दिस इज टोटिपोटेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी, टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. टोटिपोटेंसी इज एन एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल. भी कीजिए, टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एनी सेल, एनी लिविंग सेल करो, थोड़ा सा और करेक्ट करो, एनी लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Totipotency is the ability of any living cell of an organism to divide, comma, differentiate and forms complete organism, and forms complete organism. टोटिपोटेंसी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि ये सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ. एक बॉक्स में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो कि टोटिपोटेंसी इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल्स, is mainly observed in plant cells. Because animal cells are highly specialized. ये नहीं हम कहेंगे कि एनिमल सेल्स आर नॉन टोटिपोटेंट, बट इसमें अभी तक हमें दिखी नहीं है या हम कर नहीं पाए उसको. एनिमल सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स and thus cannot grow in culture media, and thus cannot grow in culture media. नेक्स्ट आ जाइए बेटा. बेटा ऑर्गेनिज्म कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं शो करता जो उसके सेल्स शो नहीं करते, ऐसा. हाँ जी बेटा. मैम, thus cannot grow in the artificial medium. That thus cannot grow and differentiate हम कह सकते हैं. Thus cannot grow and differentiate in the
आर्टिफिशियल मीडियम। मैम आर्टिफिशियल मीडियम या कल्चर मीडियम, ठीक है जी। उसके बाद हम कहते हैं कि ऐसी एक्टिविटी है ना, कोई ऐसी एक्टिविटी जो है, मतलब लेट अस से हम ये कहें कि ये ह्यूमन फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया और उसके पास फोटोसिंथेटिक सेल्स नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। प्लांट्स ने चलना शुरू कर दिया जबकि उसके पास मसल सेल्स नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एनी एक्टिविटी यू कैन राइट डाउन, नो ऑर्गेनिज्म or an organ shows any activity which is not performed by itself, which is not performed by itself. So these are the fundamental features of the cell theory. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक नई टर्म पता चली, टोटिपोटेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि सेल कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, सेल का साइज क्या शो करता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं बेटा, दैट इज सेल साइज। नेक्स्ट आ जाइए, सेल साइज। बेटा कभी भी सेल बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है, बहुत बड़ा क्यों नहीं ग्रो कर सकता, क्या कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे देयर आर, पहले ध्यान से सुनो, लिखना नहीं, पहले समझना है। देयर आर टू फैक्टर्स मेनली which limits cell size, सेल को बहुत बड़ा नहीं होने देते। कौन से दो फैक्टर्स हैं? फर्स्ट है कर्न प्लाज्मिक रेशियो। कर्न मतलब केरियन, केरियन का आपको मतलब पता है, दैट इज न्यूक्लियस। तो हम कहेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो। न्यूक्लियस कितना बड़ा है, उसके कंपैरिजन में कितना साइटोप्लाज्म है, या फिर N/C रेशियो, एक ही बात है। और सेकेंड आ जाता है बेटा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अब बेटा पहली रेशो में क्या है, ध्यान से पहले मेरी समझो, पेन नीचे रख दो, समझना है, ठीक है। इट इज द देयर शुड बी, ध्यान से सुनना है, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन न्यूक्लियोप्लास्ट, जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, दैट इज न्यूक्लियोप्लास्ट, एंड साइटोप्लास्ट। एक बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि साइटोप्लास्ट बहुत ज्यादा हो जाए, न्यूक्लियोप्लास्ट थोड़ा सा रह जाए, फिर इम्बैलेंस हो जाएगा। सो दैट इसलिए बेटा, so that nucleoplasm can effectively control all cytoplasmic activities। आपने पूरा लिखना है, जब भी लिखोगे साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज तो सब साइटोप्लाज्म में होनी है, बट उसका मैसेज कहाँ से आना है, दैट इज न्यूक्लियस से। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म थोड़ा होगा, छोटा सा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में सिर्फ क्रोमोसोम्स नहीं होते, बाकी रॉ मटेरियल्स भी होते हैं, ठीक है। अगर न्यूक्लियस
छोटा होगा, उसमें बाकी के रॉ मटेरियल्स ही नहीं है, डीएनए तो है बट बाकी के रॉ मटेरियल्स नहीं है, तो जल्दी जल्दी वो कंट्रोलिंग करने के लिए जो भी उसने मटेरियल बनाना है वो नहीं बना पाएगा, ड्यू टू विच इट कुड नॉट कंट्रोल द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसलिए जो छोटे सेल्स है दे हैव परफेक्ट रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जब सेल बड़ा हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियस का साइज तो उतना रह गया बट साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म, अभी समझना है पूरा, है ना। जब when the cell size increases the amount of cytoplasm increases more as compared to nucleoplasm, therefore nucleoplasm cannot effectively control cytoplasm. For effective control the cell, large cell, एक बार साइज बड़ा हो गया फिर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो सेल डिवाइड हो गया, दो छोटे छोटे सेल्स बन गए, सो दैट देयर इज ए परफेक्ट रेशियो। ठीक है, तो हम कहेंगे इन स्मॉल सेल्स sufficient nucleoplasm can easily control all cytoplasmic activities. स्मॉलर सेल्स में तो ठीक है, इसलिए स्मॉलर सेल्स आराम से काम करेंगे। लार्ज सेल्स, large sized cells, nucleocytoplasmic ratio decreases, ये साइन है डिक्रीजेस का। इसका क्या मतलब, डिक्रीज कब करेगी, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, एज देयर इज मोर इंक्रीज इन, जिसका ज्यादा इंक्रीज है, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म देन न्यूक्लियोप्लाज्म। जिसको कंट्रोल करना है वो बहुत ज्यादा है, जो ऑफिस बियरर्स है वो थोड़े से है, जो कंट्रोलिंग एजेंसी है, ठीक है, जिससे क्रिएट्स इम्बैलेंस। टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस लार्ज सेल्स क्या करते हैं, लार्ज सेल्स डिवाइड। ठीक है, तो सेल्स का एक साइज है, वो जब एक पर्टिकुलर साइज से बड़ा हो जाता है तो तब सेल डिवाइड कर जाता है, टू मेंटेन कर्न प्लाज्मिक रेशियो। पहले ये वाले पॉइंट्स लिखो और फिर हम जो है फिर हम आगे करेंगे, दैट इज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अब आप लेट अस से सेल्स जो है, मतलब लेट अस से क्यूबॉइडल क्यूबिकल सेल्स या क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है, या क्यूबिकल सेल जो भी है, मेरा मतलब सभी साइड्स जो है वो इक्वल है। लेंथ इसकी है 1 मिलीमीटर, एक सेल है उसकी लेंथ 1 मिलीमीटर है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, इसका होता है 6L स्क्वायर। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्यूबॉइडल तो नहीं हम कहेंगे, हम फिर क्यूबिकल सेल ही कहेंगे। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, उसका फॉर्मूला है 6L स्क्वायर, तो ये हो गया 6 into 1 is equal to 6 मिलीमीटर स्क्वायर। जो वॉल्यूम होता है क्यूब का
वो होता है L क्यूब, तो इट इज 1 क्यूब 1 मिलीमीटर। ये एक सेल है, मैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हम बताएंगे। तो यहाँ पे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो 6/1 इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद सेल्फ टू, इसका सेल्फ इंक्रीज हो गया, यहाँ पे एल क्या आ गया 2 मिलीमीटर, ये साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया कितना हो गया बेटा 6 इंटू 2 होल स्क्वायर, 6 इंटू 4 24 मिलीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितनी हो गई बेटा 2 2 4 टू द 8 मिलीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो 24 over 8, 8 3 is 24, it is 3। तो यहां से आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि एज द सेल साइज इंक्रीजेस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीजेस। ठीक है, पहले समझो मेरी बात कि जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज होता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीजेस। ये सेल है, ये अंदर इसकी वॉल्यूम है और ये बाहर जो है दिस इज सरफेस एरिया। इस सरफेस से ही सब्सटेंसेस अंदर आते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं। अगर सेल का साइज बड़ा हो जाए, वॉल्यूम इसको तो चाहिए बहुत सारा मैटर, बट सरफेस एरिया उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन, अगर लेट अस से फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं अगर 6 की चाहिए, 6 मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन के लिए चाहिए, बट ये सरफेस एरिया सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ही अंदर भेज पा रहा। अगर यहाँ पे 12 प्रोडक्ट्स एक्सक्रीशन के लिए है तो यहाँ से सिर्फ 8-9 ही निकल रहे हैं क्योंकि सरफेस एरिया ही कम, वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रिएक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसे बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, बहुत सारा वेस्ट है, बट सरफेस एरिया उतना नहीं है जो एफिशिएंटली काम करवा सके सेल। तो लार्जर सेल्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है एज कंपेयर टू स्मॉलर सेल्स, एंड देयरफॉर द सेल डिवाइड्स टू फॉर्म स्मॉल सेल्स अगेन। ठीक है, तो हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि वेरियस रिएक्शंस अकर्स इन द वॉल्यूम, वेरियस रॉ मटेरियल्स goes into the volume of cell through surface, various excretory matter moves out through surface, therefore there should be a specific balance between surface area and volume। लिखो जरा जल्दी से, surface area to volume ratio। So write down first the volume of the cell, the volume of the cell has protoplasm, has protoplasm, where different reactions occur, where different reactions take place। Full stop करके, the raw materials for various reactions, the raw materials for various reactions diffuses through the surface, diffuses through the surface, surface of the cell,
and various waste products formed and various waste products formed diffuses out from the cell, diffuses out from the cell through the surface of the cell, through the surface of the cell. Therefore, therefore, for the efficiency of the cell, therefore, for the efficiency of the cell, the surface area to volume ratio should be high. Surface area to the volume ratio should be high. Smaller cells are more efficient, because they have high surface area to volume ratio. High surface area to volume ratio. But full stop करके, but as the cell size increases, but as the cell size increases, the surface area to volume decreases. Surface area to volume decreases. And therefore, the cells become less efficient. Therefore, the cells become less efficient. This is because to maintain large volume, there is less surface area. There is less surface area. Okay? That is why when the cell increases in size, comma, after a certain limit, the cell divides into daughter cells. The cell divides into smaller sized daughter cells. तो इसलिए हम ये कहते हैं बेटा, तो जो सेल्स मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होंगे वो स्मॉल साइज होंगे, और जो मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होंगे वो लार्ज साइज होंगे. तो यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके. Thus, metabolically active cells are small in size, whereas metabolically less active cells such as egg, female gamete जो है, whereas metabolically less active cells such as female gametes or egg cells are large sized. Cells. अब हम आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप ऑफ सेल्स. ये शिवांशी आपका क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, इसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा. टाइप्स ऑफ सेल्स, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स,
नॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स भी हम इसको बोल देते हैं। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड सेल्स या डिफरेंशिएटेड सेल्स। उसके बाद आ गए डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। जैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी वैसे ये रफ सा स्केच हम बना के दिखाते हैं। ये थिन वॉल्ड सेल्स है। दिस इज अनडिफरेंशिएटेड सेल। इट हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड। इसका सिर्फ एक फंक्शन है कि ये डिवाइड कर रहा है। इट इज अनडिफरेंशिएटेड, नॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स, अनस्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं कर रहा। इसका क्या है, थिन वॉल्ड सेल्स है जो आगे सिर्फ इसका क्या काम है, ये डिवाइड कर रहा है टू फॉर्म मोर नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। ये है अनडिफरेंशिएटेड। अब इसमें से एक सेल जो है लेट अस से ये डिफरेंशिएट कर गया, इसने अपने डिवीजन की कैपेसिटी छोड़ दी और ये एक इलोंगेट होगी, कुछ भी सेल इसने बना लिया, बट इट गेट्स इलोंगेटेड, इट बिकम्स स्पेशलाइज्ड। और भी कुछ मॉडिफिकेशंस हुई जिसके कारण अब ये सेल जो है इट परफॉर्म्स, इट इसने क्या किया, इट स्टॉप्स डिवीजन, starts performing specialized function. Starts performing specialized function. ठीक है, पर किसी टाइम भी किसी कारण से भी ये दोबारा से रिवर्ट बैक कर गया, इट स्टॉप्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इसने अपना फंक्शन छोड़ दिया, regains power of division। regains power of division। इसने क्या किया, अभी तो ये इलोंगेटेड ही है, इसने अपना स्पेसिफिक फंक्शन छोड़ के अगेन जब इसने नए सेल्स बनाए तो वो इस टाइप के से। तो दिस इज कॉल्ड एज, नाउ यहाँ पे डिफरेंशिएटेड था, अब ये क्या बन गया, डी डिफरेंशिएटेड। डी डिफरेंशिएशन का मतलब है रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्सल का क्या मतलब है कि इससे फिर इसमें चेंज हो गया। ठीक है, रिवर्स हो गया, रिवर्स पैसेज कर लिया, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे ही दोबारा चलने लग पड़ा है। ठीक है, तो दैट इज डी डिफरेंशिएटेड। तो तीन टाइप के सेल्स है, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। मैं दोबारा से बताती हूँ, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इनका कोई काम नहीं है, थिन वॉल्ड सेल्स which are capable of division but do not, although division is a large work, but हम इसको काम नहीं मान रहे हैं, है ना। so they have only the power of division but do not perform any specialized function. Some of the new cells formed, they lose their specific, they lose the power of division and starts performing specialized function. Now this cell is called as differentiated cell. In some cases due to some injury or some other causes, हम बताएंगे किस cases में, so then these differentiated cells move to the original path, yet moves in the reverse path, that they stop their specialized function
and regains the power of division again. So now this cell is called as de-differentiated cell. ये बना लो जल्दी से. अब हम इनकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं. अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा. फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक सेल्स. Meristematic cells at root apex, shoot apex, etc. Another is animals में cells of early embryo. अभी तक वो स्पेशलाइज नहीं हुआ, वो डिवाइड कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं. उसके बाद डिफरेंशिएटेड. फॉर एग्जांपल प्लांट्स में अगर हम देखें, प्लांट्स में एग्जांपल क्या है? पेरेन्काइमा. क्या फंक्शन होता है अभी हम करेंगे आगे. स्टोर्स फूड. जब हम प्लांट एनाटॉमी करेंगे, प्लांट्स के बारे में करेंगे, तब हम ये और डिटेल में बताएंगे. अनदर इज स्क्लेरेन्काइमा. और भी कई है. सो गिव्स स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ. ठीक है. इसी तरह से एनिमल्स में कौन से है? दैट इज हम कह सकते हैं ब्लड सेल्स, न्यूरॉन्स, मसल फाइबर्स, ये सब क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल्स. उसके बाद आ जाते हैं बेटा डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स में करें, आपने पढ़ा जरूर होगा बट अभी आपको पता नहीं होगा, है ना. हम करेंगे आगे, अभी सिर्फ नाम की ही बात है. सेल्स ऑफ वेस्कुलर केम्बियम. ठीक है. अनदर इज प्लांट्स में भी, एनिमल्स में. मैम आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही. बेटा अब आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ? हेलो, बाकी सबको आ रही है बेटा? यस मैम. तो बेटा ये जो वेस्कुलर केम्बियम है ये डी डिफरेंशिएशन से बनता है. अनदर इज हीलिंग ऑफ वुंड्स. इट occurs due to de-differentiation of adjacent cells. ठीक है. So this is de-differentiation. So these are the different type of cells. देखो जरा समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा आज हमने क्या किया? आज हमने किया कि सेल के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री, सेल्स किसने देखे, सेल टर्म किसने दी, सेल में जो मेन न्यूक्लियस था वो टर्म किसने दी, उसको किसने देखा. उसके बाद हमने किया सेल थ्योरी. ठीक है. कि सेल्स के बारे में किसने बताया, कि सेल्स का क्या रोल है लाइफ में, वो किसने बताया? दैट इज सेल थ्योरी ने बताया. सेल थ्योरी किसने प्रपोज की, कैसे की, वो आपको बताया. उसके बाद हमने ये बताया कि कुछ सेल्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं. जो लार्जर सेल्स है वो इतने एफिशिएंट क्यों नहीं होते एज कंपेयर टू स्मॉलर सेल्स. ठीक है. तो उसका बेसिस आपको बताया सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो. उसके बाद हमने बताया कि टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड या अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड डी डिफरेंशिएटेड. ठीक है जी. तो ये हमने आज कुछ टॉपिक्स किए. इसके बाद आगे जो है नेक्स्ट टाइम वी विल डू प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स. इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, आगे इनके फंक्शंस क्या. ओके बेटा, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, शब्बा खैर.
थैंक यू वेरी मच.